हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है, वो जल्द ही शुरू हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई में मैं आप लोग का सहयोग करने वाला हूँ। आप लोग का क्लास 12th का क्लास 12th का ये ज्योग्राफ़ी यानी भूगोल विषय भूगोल का विषय का क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग के जैक बोर्ड के वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे यहाँ पर भूगोल बहुत बड़ा विषय होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो इसको हम लोग 2 भाग में बाँटेंगे, ए और बी। तो ए भाग में जितने भी चैप्टर आएँगे, उससे जितने भी एमसीक्यू सवाल बनेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा वीडियो हम लोग इससे यानी ग्रुप बी से जितने भी एमसीक्यू सवाल बनेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग ए ग्रुप में यानी खंड ए में जितने भी सवाल आएँगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबी हो सकती है पर एक एक खंड में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में आप लोग के क्वेश्चन बैंक में जो दिया हुआ है, सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग अच्छे से करके आएँगे और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा और आप लोग को भी आपका जो मेहनत है, जो अभी आप कर रहे हैं, उसका रंग लाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यानी आप लोग कमेंट करेंगे, तो हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे ताकि आप लोग क्लास करने के बाद रिवीजन के लिए आप लोग खुद मोबाइल से तुरंत रिवीजन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग का क्वेश्चन बैंक है क्लास 12th का ये भूगोल विषय का। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया भूगोल में 2 भाग होते हैं, खंड ए और खंड बी। जैसे यहाँ पर आप लोग को दिखाएँगे, देखिए अ, खंड खंड यानी भाग अ में देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी 10 चैप्टर तक खंड अ है और इससे आगे खंड ब है अर्थात ए है और ये बी है। तो यहाँ पर खंड अ में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी यहाँ पर चैप्टर लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक जितने भी चैप्टर यहाँ लिखे हुए हैं सबका ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसका आप लोग पीडीएफ चाहेंगे तो आप लोग को इसका कमेंट में हम दे देंगे। तो आप लोग पहले कमेंट कीजिए तब हम दे देंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है विश्व की जनसंख्या, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, विश्व जनसंख्या। तीसरा है मानव विकास। चौथा है प्राथमिक क्रियाएं और पांचवा चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं और छठा चैप्टर है द्वितीय क्रियाएं और सातवां चैप्टर है तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाएं और आठवां चैप्टर है परिवहन एवं संचार और नौवां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार एवं मानव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 10वां चैप्टर है मानव अधिवास या बस्ती। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये खंड अ में यानी खंड ए में जितने भी चैप्टर हैं, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे प्रत्येक चैप्टर से, सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से। चलिए पहला चैप्टर आप लोग का है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग का पहला चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो इससे भी जितने भी एमसीक्यू सवाल बनेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलो सभी ध्यान से देखेंगे अच्छे से। पहला सवाल है पहला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर जो घ है, ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर जो घ है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। चलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे और इसका पीडीएफ हम फिर से बोल दे रहे हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो बस यहाँ क्लास में समझना है और रिवीजन के लिए पीडीएफ से ही तुरंत आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल है संभाववाद संभाववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? ये जो संभाववाद ये जो शब्द है,
इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर होगा लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस सबको ध्यान से सुनेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ देखेंगे। अगला सवाल है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? याद रखेंगे, यहाँ नहीं वर्ड लिखा हुआ है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में भौगोलिक सूचना स्रोत पढ़ के जाते हैं और इसमें से देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है नहीं है। तो चलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? प्राचीन महाकाव्य। ये ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये तो इतिहास बताता है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। एंथ्रो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो किताब है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक रेडजेल ने। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये जो जियोग्राफी शब्द यानी भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भूगोल विषय में ये सवाल हर बार पूछा जाता है। जब हम भी पढ़ाई करते थे तो उस समय हमसे भी यही वाला सवाल पूछा गया था। चलिए तो आप लोग अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है, रुको और जाओ। ये जो शब्द है, ये सब जितने भी सवाल हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। यानी बहुत सारे सवालों में से जो इंपॉर्टेंट कहने लायक जो सवाल होते हैं वो यही सब है। तो रुको और जाओ का शब्द का संबंध किस विचारधारा से है? यानी कौन सी विचारधारा कहता है रुको और जाओ? यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नव निश्चयवाद विचारधारा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल आप लोग के सामने आया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच एक अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर होगा प्रौद्योगिकी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मानव मानव भूगोल मानव समाज का धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो बताएंगे यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर घ, यानी ऑप्शन नंबर घ, ये जो फ्रेडरिक रेडजेल है इसका कथन है। चलिए अगला सवाल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो बताएंगे इनमें से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। अगला सवाल देखेंगे। फ्रेडरिक रेडजेल का शिष्य का नाम बताएं। इसका शिष्य कौन है? यानी इसका जो स्टूडेंट है उसका नाम बताना है। तो बताएंगे इसका उसका स्टूडेंट का नाम, शिष्य का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कुमार एलन सैंपल। ये इसका स्टूडेंट है, यानी ये इसका ये शिक्षक है। चलिए तो ये सवाल आसान था। अगला सवाल देखेंगे। आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं? तो आर्थिक भूगोल में कौन सा भूगोल को हम लोग सम्मिलित यानी शामिल नहीं करते हैं? तो सांस्कृतिक भूगोल, ये जो है ये हम लोग आर्थिक भूगोल में सम्मिलित नहीं करते हैं, ये अलग भूगोल है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, संभाववाद की अवधारणा किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? संभाववाद की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण कौन सा घटक को माना गया है? तो ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा मानवीय घटक। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल है, मार्क्स के सिद्धांत के उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है? मार्क्स जो है ये व्यक्ति का नाम है, उसका सिद्धांत किस विचारधारा के अंतर्गत उपयोग किया गया है? तो बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर होगा, अमूल्यवादी अथवा रेडिकल विचारधारा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, और ये शायद अंतिम सवाल है इस चैप्टर का। चलिए, 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो किस भूगोल के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर होगा, आधुनिकवाद। आधुनिकतावाद विचारधारा, आधुनिकतावाद भूगोल के नाम उपागम से जाना जाता है। तो ये था पहला चैप्टर का। इतने सारे एमसीक्यू हम लोग किए, 15 सवाल पहला चैप्टर का। अब अगला चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर है हम लोग का, चलिए अगला चैप्टर विश्व की जनसंख्या। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, विश्व की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व तथा वृद्धि। तो इससे जितने भी सवाल बनेंगे उस सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं। निम्नलिखित में से किसमें से निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इनमें से सबसे कौन सा महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है? तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा, एशिया। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? क्षेत्र नहीं है, याद रखना, क्षेत्र नहीं है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, चिकित्सक एवं शैक्षणिक सुविधाएं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। किस क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है? बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। चलिए अगला सवाल कर देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग को खंड ए में जितने भी चैप्टर है, लगभग 10 चैप्टर है, उन सभी 10 चैप्टर का एमसीक्यू सवाल हम लोग को करना है। इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। देरी से करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं टू द पॉइंट बात करने का, जल्दी जल्दी। प्रवास के संदर्भ में वह कौन सा स्थान है जहाँ लोगों का गमन करते हैं, क्या कहलाता है? प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर है, उद्गम स्थान। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मानव जनसंख्या प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा? तो शुरुआत में 1 करोड़ होने में कितना समय लगा, यानी जब से मानव धरती पर आए हैं 1 करोड़ होने में कितना समय लगा? बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर जो ग है बिल्कुल सही आंसर है, 10 लाख वर्ष। 10 लाख वर्ष जब हुआ तब जाके 1 करोड़ लोग हो पाए हैं, और इसके बाद तो फिर इतना तेजी से वृद्धि हो गए हैं कि अब धरती में रहने के लिए भी जगह नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना समय लगा? पहले हम लोग देखें यहाँ पर कि 1 करोड़ होने में कितने साल लगे, तो 10 लाख वर्ष लगे थे। अब यहाँ बोला है कि 1 अरब से 2 अरब होने में कितना समय लगा, तो बताएंगे इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 100 वर्ष लगे हैं। चलिए अगला सवाल है। 100% यानी 100% शहरी जनसंख्या वाले देश, इनमें से कौन सा देश में एकदम एक भी एक भी लोग गांव में नहीं रहते हैं, सभी लोग शहर में ही रहते हैं? तो बताएंगे इसमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सिंगापुर एक देश है जहां पर सभी लोग शहर में ही रहते हैं, 100% लोग शहर में ही रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो बताएंगे विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुनी अधिक बढ़ी है, या 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने की जनसंख्या 100 वर्ष लगे हैं, जनसंख्या के संक्रमण तथा प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, या जननकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च होती है? तो बताएंगे इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, जो कि तथ्य सही नहीं बता रहा है। चलिए तो ये था दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर जो था
उसका एमसीक्यू हम लोग किए, एमसीक्यू सवाल जितने भी हो इस पे बनते थे सब हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा चैप्टर, आप लोग देख पा रहे हैं तीसरा चैप्टर आप लोग का है जनसंख्या विघटन, सॉरी जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। इससे जितने भी सवाल बनेंगे वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। चलिए, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क, बिल्कुल, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है? तो कार्यशील जो उम्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन से उम्र के होते हैं, कहाँ से कहाँ तक उसका उम्र होगा तो वो कार्यशील है। इससे कम वो कार्यशील नहीं कहलाएगा, यानी कार्य नहीं कर पाएगा, उससे अधिक भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 15 से 59 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक। क्योंकि 60 के बाद उधर रिटायरमेंट हो जाते हैं लोग, क्योंकि उधर काम नहीं कर पाएंगे। अब 15 से जिस कम उम्र के जो होते हैं उन लोग बच्चे होते हैं तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जो कार्यशील जो आयु वर्ग है वो 15 से 59 वर्ष तक होता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंग अनुपात आप लोग समझते हैं, प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या यानी फीमेल की संख्या वो लिंग अनुपात कहलाता है। तो बताएंगे इसमें से कौन सा देश है ऐसा जहाँ पर लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, लेटविया। लेटविया एक देश है, हमारे इतने बड़े धरती में एक देश है लेटविया, वहाँ पर लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला सवाल करेंगे, भारत के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में कमी के कारण क्या है? तो भारत में नगर वाले क्षेत्र में जो महिलाओं की संख्या कम होती है उसका कारण क्या है? रहन सहन की उच्च लागत या रोजगार के अवसर की कमी या सुरक्षा की कमी या उपरोक्त में से सभी? तो सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। तो जो नगर में जो महिलाओं की संख्या कम है उसका कारण यही है, रहन सहन की उच्च लागत होती है, रोजगार का अवसर कमी होती है और सुरक्षा वहाँ पर कम है महिलाओं के लिए। तो इसमें से सही सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल करते हैं, पश्चिम विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या के कम होने के कारण क्या है? तो पश्चिम विकसित देश यानी पश्चिमी विकसित देश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या कम होने का कारण क्या है? तो ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके में है वहाँ पर महिलाओं की संख्या उतना ही होता है जितने पुरुषों की संख्या होती है लगभग, पर पश्चिमी विकसित देश में यहाँ पर कम पाया गया है। तो इसका कारण यहाँ पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी ये दोनों कारण है, कृषि का मशीनीकरण और नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार का अवसर। ये बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ग, क और ख दोनों। चलिए तो ये था आप लोग का तीसरा चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू सवाल बनते थे वो। अब हम लोग अगला चैप्टर पर चलेंगे। चलिए अगला चैप्टर पर हम लोग चलेंगे, तो अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे कौन सा है। तो अगला चैप्टर हम लोग का आ गया है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप लोग देख पा रहे हैं मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला सवाल है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत निम्नलिखित में से कौन सी कोटि में थी? तो मानव विकास सूचकांक आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। तो उसमें 2011 में जब हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 2011 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 134 नंबर पर रहा। ये भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो चैप्टर ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि यहाँ से एग्जाम में सवाल हूबहू आप लोग को पूछेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगला सवाल देखेंगे, मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक कोटि का उच्चतम है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे ऊंचा आता है एचडीआई जो लिस्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव विकास सूचकांक में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, केरल। केरल सबसे शिक्षित राज्य है,
लोग को पता होना चाहिए। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक के में से स्त्री साक्षरता निम्नतम है। स्त्री साक्षरता का अर्थ होता है 100 में से जितने महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो शिक्षित साक्षर महिलाओं की साक्षरता दर कहलाता है। तो सबसे जो कम पढ़े लिखे जो महिलाएं हैं कोई कौन सा राज्य में है जिसका साक्षरता निम्न है स्त्रियों की। चलिए तो इसका सही आंसर होगा घ बिहार का। बिहार में शिक्षित दर महिलाओं का कम है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। आप लोग जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे। चलिए, केरल में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं और यहाँ पर बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है यानी कम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख हरियाणा। हरियाणा में बच्चों के यानी 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंग अनुपात सबसे कम है, यानी वहाँ पर लड़कों की तुलना में लड़कियां बहुत कम है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना बच्चों की तुलना में बच्चियों की संख्या बहुत कम है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी एक साक्षरता दर उच्चतम है? तो केंद्र शासित प्रदेश ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें से साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसमें है? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा सही आंसर लक्षद्वीप। याद रखेंगे, लोगों के पास लक्ष्य होगा तो वो लोग पढ़े लिखे रहेंगे, तो इसलिए इसका आप लोग याद रखेंगे लक्षद्वीप। इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। राज्य में पूछेगा तो केरल। मानव विकास, अगला सवाल देखेंगे। मानव विकास प्रमुख तत्व है, मानव विकास के इनमें से कौन सा प्रमुख तत्व है? तो बताएंगे स्वास्थ्य, जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर। तो इनमें से सभी आंसर होगा, मानव विकास का यही तो है, स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर, ये सब होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। मानव विकास के संकेतक हैं तो कौन से? 3, 5, 4, 6। तो इसका सही आंसर होगा 3। चलिए आगे की और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। मानव विकास के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा मानव का विकास होता है? परिवार के द्वारा, शिक्षा या समाज, इनमें से कोई नहीं। तो मानव का विकास किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा? तो सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख शिक्षा के द्वारा। शिक्षा होगा तो मानव विकास करेगा, जरूर करेगा। चलिए अगला सवाल है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसकी है? कि कौन ये हम लोग को दिया था? चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख डॉक्टर महबूब उल हक। ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अगला सवाल देखेंगे। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, इनमें से कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पर है मानव विकास सूचकांक पर? ऑप्शन नंबर घ नॉर्वे। नॉर्वे एक देश है हमारे इस पृथ्वी पर, वो मानव विकास के सबसे उच्चतम श्रेणी में है, फर्स्ट नंबर पर है। चलिए, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? तो बताएंगे क्या कहलाता है? जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना, मानव विकास या राजनीतिक विकास या सांस्कृतिक विकास या आर्थिक विकास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानव विकास। जन कल्याण, लोगों का कल्याण को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? मानव विकास ही कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? मानव विकास कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे नापेंगे, किस विधि द्वारा नापेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ख मानव सूचकांक द्वारा। तो हमने बताया था विकास सूचकांक द्वारा मानव का विकास को हम लोग नापते हैं। चलिए अगला सवाल है और ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो विकास का, डेवलपमेंट का सही डेफिनेशन देता है, सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल गुण और धनात्मक परिवर्तन। गुण और धनात्मक परिवर्तन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो ये था चौथा चैप्टर का इतने सारे एमसीक्यू सवाल। और इससे अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे
थोड़ा-थोड़ा फास्ट हम लोग कर रहे हैं, पर करना भी चाहिए। ये आप लोग का एक फास्ट रिवीजन क्लास के रूप में हम लोग कर रहे हैं। बाकी इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से फटाफट यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग रिवीजन करेंगे, कहीं भी रहेंगे तो आप लोग मोबाइल में इसको डाउनलोड करके रिवीजन तुरंत कर सकते हैं। तो अगला जो हम लोग का चैप्टर है, अध्याय 5, वो है प्राथमिक क्रियाएँ। प्राथमिक क्रियाएँ, प्राइमरी एक्टिविटीज़। चलिए, तो आप लोग ये सब के बारे में पढ़े होंगे। ये सब एमसीक्यू सवाल से डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में, ट्यूशन में, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये आप लोग के लिए तभी अच्छा से ये क्लास यूज़फुल होगा। लेकिन कुछ नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर क्रियाकलाप क्या होता है वो भी आप लोग नहीं समझ पाएँगे, तो थोड़ा दिक्कत होगा। रटने से याद नहीं होगा, भूल जाओगे आप लोग। चलिए, फिर भी हम समझाने का प्रयास करें तो आप लोग ये सब याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया जाता है? तो बताएँगे, इनमें से कौन सा कृषि के प्रकार का विकास जो है यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया जाता है? कौन सा विकास? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, रोपण कृषि। चलिए, रोपण कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन सा फसल को हम लोग नहीं रोपते हैं? रोपण फसल यानी रोपण जिसको रोपते हैं हम लोग, तो इनमें से कौन सा फसल को हम लोग नहीं रोपते हैं? रोपण फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, गेहूं। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहाँ सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर सरकारी जो कृषि परीक्षण है वहाँ पर सफल रूप से किया गया है? यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, डेनमार्क। डेनमार्क आप लोग को पता होगा, ये भी अच्छा देश है। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसमें से कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है जहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी आप लोग जानते होंगे दुनिया का सबसे लंबी नदी है। तो अमेजन नदी के किनारे जो मिट्टी जो जमा होता है उसको अमेजन बेसिन बोलते हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर घ, पुष्प उत्पादन। पुष्प यानी फूल, उत्पादन मतलब उगाना। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? खट्टे रसदार, खट्टा और रसदार फल कृषि की जाती है। इनमें से किस प्रकार का कृषि है? तो बताएंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर के जो आसपास कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि, वहां पर खट्टे रसदार फलों की उगाई होती है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कृषि के प्रकार में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है? तो कर्तन दहन आप लोग ये समझ पा रहे हैं। कर्तन दहन, कर्तन मतलब रोपना और दहन, तो कर्तन मतलब काटना और दहन मतलब जलाना। कर्तन दहन कृषि इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकाल समय में ऐसे ही कृषि किया जाता था, पेड़ों को काटकर, जंगलों को काटकर वहां पर जलाकर उस जमीन पर खेती की जाती थी। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर है, मिश्रित कृषि। अगला सवाल है, खनन की कितनी विधियां होती है? खनन की कितनी विधियां होती है? तो ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा 2 विधि। खुदाई करने का 2 विधि होती है। सामूहिक कृषि को कल खहोज नाम कहाँ दिया गया है? तो सामूहिक कृषि को कल खहोज नाम कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है सोवियत संघ, यूएसए, सोवियत संघ। याद रखेंगे आप लोग, सोवियत संघ। अगला सवाल है, सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल किस देश में मिली है? सहकारी कृषि सबसे सफल किस देश में मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, डेनमार्क। तो पहले भी हम लोग कर चुके थे इस तरह का सवाल, डेनमार्क ही इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल कौन सा है? तो भूमध्य सागर में कौन सा फसल को उगाया जाता है? तो अंगूर, जैतून,
अंजीर, इनमें से सभी। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए अगला सवाल देखेंगे, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो रोपण कृषि में कौन सा फसल को हम लोग उगाते हैं? चाय, रबड़, गन्ना या इनमें से सभी? तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। चाय भी उगाते हैं, गन्ना भी और रबड़ भी, जो भी रोपण कृषि है, रोपते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखेंगे, मलेशिया मलेशिया एवं इंडोनेशिया के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया के लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जो खेती करते हैं, जा जाके एक जगह किए दूसरी जगह फिर करेंगे, तो इस तरह जो कृषि का जो विधि है हम लोग को वहाँ पर वो लोग क्या कहते हैं? तो याद रहेंगे, इसका सही आंसर होगा ख, लदांग, लदांग कहेंगे उसको। चलिए अगला सवाल देखेंगे, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर ये इंग्लिश वर्ड है, वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर घ, फल और सब्जी। फल और सब्जी के उत्पादन को ही हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, ब्राजील ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील देश में कॉफी के बागान को, जैसे चाय बागान होता है, फूलों का बागान होता है, तो कॉफी के बागान को ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फेजेंडा। चलिए ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? रोपण फसल इनमें से कौन सा है? राई, गेहूं, मक्का या कोको? तो इसका सही आंसर होगा घ, कोको एक रोपाई फसल है। बाकी गेहूं को हम लोग उगाते हैं, मक्का भी उगाते हैं, रोपते हैं कोको। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, संसार के किस भाग में कर्तन एवं दहन कृषि झूमिंग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा देश है जहां पर कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है? कौन सा देश में? तो ऑप्शन नंबर घ, भारत के उत्तर पूर्व में। भारत के उत्तर पूर्व जैसे हो गया असम, उत्तर अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो देश हैं वो उत्तर पूर्वी राज्य हैं। वहाँ पर कर्तन दहन कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाएं कौन सा है? तो इनमें से कौन सा क्रिया प्राथमिक है? खेती करना, व्यापार करना, बुनाई करना या उद्योग करना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खे, खेती करना वो प्राथमिक क्रियाएं हैं, उद्योग द्वितीय क्रियाएं हैं और व्यापार तृतीय क्रियाएं हैं। चलिए, रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज में है? तो रबड़ जो है ये रोपण कृषि है, ये भूमध्य सागरीय कृषि, या मिश्रित कृषि, या गहन निर्वाह कृषि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो रबड़ को हम लोग उगाते हैं, तो ये रोपण कृषि और रोपाई करते हैं इसको, तो रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। तो अगला सवाल देखेंगे, बुशमैन कहाँ के निवासी है? ये बुशमैन कहा जाते हैं लोग, तो कहाँ निवास करते हैं? तो बताएंगे, इसका सही आंसर होगा उत्तरी कलहारी में। उत्तरी कलहारी रेगिस्तान होते हैं ये, वहाँ पर वो निवास करते हैं। चलिए, तो ये था आप लोग का 5वां चैप्टर, और 5 चैप्टर हम लोग का बचा हुआ है अभी, उन सभी सवालों को भी हम लोग देखेंगे। चलिए अगला चैप्टर हम लोग का है, अगला चैप्टर हम लोग का है कहाँ, 6, अध्याय 6। देख देख पा रहे हैं आप लोग भी? अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं। पहले हम लोग प्राथमिक क्रिया देख चुके हैं, अब हम लोग द्वितीय क्रिया देखेंगे, और यहाँ से भी जो भी सवाल बनेंगे वो भी हम लोग सब देखेंगे। चलिए, तो ये था सवाल, यहाँ से शुरू होता है सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ख याद रखेंगे, चीनी सूत्री सूती वस्त्र एवं वनस्पति उद्योग स्वच्छ उद्योग है, तो ये कथन गलत है, असत्य है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इनमें से कौन सा जो अर्थव्यवस्था है इसका स्वामित्व व्यक्तिगत है, यानी एक आदमी होता है व्यक्तिगत? ऑप्शन नंबर क, इसका सही आंसर होगा पूंजीवाद। पूंजीवाद में एक आदमी ही उसका पूंजी होता है, तो ये पूंजीवाद बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो बताएंगे, तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, आधारभूत उद्योग। लोहा उद्योग को आधारभूत उद्योग को कहा जाता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा स्पीड में हम लोग कर रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा
सही से मिलित सही से मेल खाता है। यहाँ पर जो जोड़ा सवाल दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही है? तो बताएंगे कौन सा सही है। और ऑप्शन नंबर घ, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग में है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? बताएंगे इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो पेट्रोलियम उपभोक्ता उद्योग है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लघु उद्योग है? इनमें से कौन सा लघु उद्योग है? तो इसका सही आंसर होगा गलीचे बनाना। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है? याद रखेंगे नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, चीनी बनाना। अगला सवाल देखेंगे, मैनचेस्टर मैनचेस्टर लिखना चाहिए, मानचेस्टर लिखा है, कोई बात नहीं। मैनचेस्टर किस उद्योग को के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, या लोहा वस्त्र, या कागज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र गुजरात के अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सूती बनाया जाता है, इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। सूती वस्त्र आप लोग याद रखेंगे, वो मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप है? डॉक्टर, या शिक्षक, या औजार बनाना, या फिर कृषि? तो कृषि तो प्राथमिक क्रियाएं हैं, तो द्वितीय क्रियाएं पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन सही होगा औजार बनाना। किसी चीज का निर्माण करना वो द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, पेट्रोकेमिकल उद्योग के अग्रणी देश। पेट्रोकेमिकल उद्योग जिनमें से कौन सा देश में जो सबसे ज्यादा या सबसे अधिक सबसे बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, कौन सा देश में? ऑप्शन नंबर ख, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर है आप लोग का, टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो टोयोटा कंपनी आप लोग देखे होंगे, टोयोटा कंपनी ये गाड़ी है शायद, तो आप लोग टोयोटा कंपनी किस देश का है यह बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में थी ग्रेट ब्रिटेन, याद रखेंगे। चलिए अगला देश, अगला सवाल है, जापान में टेड्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान के लोगों में टेड्राइट वहाँ किसको कहा जाता है? टोक्यो को, या नगोया को, या फिर नागासाकी को, या फिर ओसाका? तो सही आंसर होगा ख, नगोया। नगोया को यहाँ पर ट्रेटाइट को कहते हैं, कहाँ पर? जापान में। तो ये था क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 6 का एमसीक्यू। और आगे देखेंगे। चलिए अगला चैप्टर हम लोग का है क्वेश्चन नंबर, अध्याय नंबर 7, तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। हमने देखा प्राथमिक, इसके दूसरा, अब हम लोग देखेंगे तीसरा और चौथा क्रियाकलाप, इन थर्ड एंड फोर्थ टेरिटरी एंड कोऑर्डिनेटरी एक्टिविटीज। चलिए तो यहाँ से जितने भी सवाल देख एमसीक्यू सवाल है उसको भी हम लोग देखेंगे। पहला सवाल यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? बताएंगे। तो खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये व्यापार तृतीय है, बुनाई दूसरा है, अकेटक ये भी प्राथमिक क्रिया ही आते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, व्यापार। मैंने बताया व्यापार ये तृतीय क्रियाकलाप है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो बताएंगे द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा, मछली पकड़ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा सेक्टर? तो याद रखेंगे सेवा सेक्टर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कौन से काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, कौन सा कार्य होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा घ, प्राथमिक क्रियाकलाप। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर में आते हैं? कौन सा सेक्टर जो है वो चतुर्थ कैटेगरी में आते हैं? तो विश्वविद्यालय अध्ययन, ये जो है ये चतुर्थ में आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर एक ठोस सत्य नहीं है? तो पहला यहाँ जो दिया हुआ है, बृहस्पत्र दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। चलिए, स्वर्ण कोलर संबंध है किससे? स्वर्ण
कोलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है? तब बताएंगे स्वर्ण कोलर का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप से है? तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर है, पंच क्रियाकलाप। अगला सवाल देखेंगे। तो जिन नगरों में बड़े बड़े वैश्विक कंपनियां के मुख्यालय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैश्विक नगर, नगर या ग्राम या कस्बा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का वैश्विक नगर। चतुर्थ क्रियाकलाप वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा घटक है? इनमें से कौन सा है जो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ग शिक्षा, सूचना और शोध और प्रबंध। अगला सवाल है, लाल कलर कर्मियों का संबंध निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय क्रियाकलाप से। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। चिकित्सा पर्यटन है, तो बताएंगे चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन और पर्यटन। आगे का सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, और ये है इस चैप्टर का अंतिम सवाल। पर्यटन किस आर्थिक गतिविधियों का अंग है? तो पर्यटन कौन सा सेक्टर में आता है? प्राथमिक सेक्टर, एक प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या चतुर्थ क्रियाकलाप? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख द्वितीय क्रियाकलाप। ये पर्यटन द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं, सॉरी, चैप्टर नंबर 7, और अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 8। और इस तरह करके हम लोग धीरे धीरे 9-10 करके पहुंच जाएंगे। देखेंगे परिवहन और संचार। परिवहन और संचार, परिवहन क्या है, संचार क्या है, ये सब आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे। अब हम लोग इससे सवाल करने वाले हैं। बेसिक चीज आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर भी यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत परिवहन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है? कौन सा क्रियाकलाप है जिसमें परिवहन को सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा क्रियाकलाप होगा? तो बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग तृतीय क्रियाकलाप। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अनेक स्थानों के परस्पर मार्गों के श्रेणियों द्वारा जोड़े दिए जाने पर किस प्रारूप का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन नंबर ख नोड कहते हैं, नोड। याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखेंगे। कम दूरी एवं डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करने में सर्वाधिक सस्ता एवं तीव्रगामी माध्यम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सड़क परिवहन। भाप इंजन का आविष्कार किस सदी में हुआ था? भाप इंजन का आविष्कार ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही होगा 18वीं सदी में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एंडीज पर्वत या भागों में निम्नलिखित में से किस पशु का प्रयोग परिवहन के माध्यम से किया जाता है? तो एंडीज पर्वत पर्वत है, पहाड़ है, वहां पर चढ़ने के लिए कौन सा पशु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर घ लामा। लामा नाम का जानवर है, उसी से वहां पर चढ़ाई होती है। पार महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग, तो ये देखेंगे पार महाद्वीप स्टुअर्ट स्टुअर्ट महामार्ग किन माध्यम से गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क डार्विन और मेलबर्न। अगला सवाल देखेंगे। किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो किस देश में? ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल देखेंगे, बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है, तो बताएंगे इसमें से कौन सा बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ख उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से होकर बिग इंजन पाइप लाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन परिवहन किसके द्वारा किया, उसके द्वारा कौन सा परिवहन किया जाता है? दूध का या जल का या गैस का या पेट्रोलियम का? तो बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। अगला सवाल है, चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ग पेरिस और लंदन को। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक? लेकिन यहाँ लिखा है सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH
जो एनएच रोड जो होते हैं वो नेशनल हाईवे कहलाते हैं। तो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा हाईवे? तो इसका सही आंसर होगा NH7, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है रेल लाइन की चौड़ाई विभिन्न प्रकार से मानक गेज की माप क्या होती है? तो रेलवे लाइन की जो बीच की जो चौड़ाई होती है उसको गेज में नापा जाता है, तो उसका माप क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ग 1.144 मीटर गेज में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ख आप लोग याद रखेंगे 1869 में। अगला सवाल है कील नहर स्थित है, तो बताएंगे कील नहर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ख जर्मनी में। और ये रहा अंतिम सवाल। उच्च मूल्य उच्च मूल्य वाली एवं नाशवान वस्तुओं के परिवहन का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर घ वायु परिवहन। चलिए तो ये था चैप्टर नंबर 8 और अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 9, इसके बाद चैप्टर नंबर 10। इसके बाद ये हम लोग का क्लास पूरा हो जाएगा। तो ये देखो, ये देख पा रहे हैं आप लोग भी, अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ से जितने भी सवाल बनेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये पहला सवाल। पहला सवाल है संसार के अधिकतम महान पतन इस प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं, तो किस प्रकार? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, विस्तृत पतन। विस्तृत पतन। निम्नलिखित में से महाद्वीप में से किस एक में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह है? तो कौन सा महाद्वीप में सबसे अधिक व्यापार प्रवाह है? तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। अगला सवाल है दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य है तो वेनेजुएला इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित व्यापार समूह में भारत किसका एक सदस्य है? तो बताएंगे किसका एक सदस्य है? तो साफ्टा। अगला सवाल है सार्क देशों में शामिल नहीं है, तो बताएंगे इनमें से ये जो सार्क है SAARC सार्क, ये अलग अलग देश को दिखाता है, तो इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बताएंगे इसका सही आंसर होगा घ अफगानिस्तान। अगला सवाल देखेंगे। 1995 में गेट का रूप बदलकर किस संगठन का उदय हुआ? तो 1995 गेट का जो नाम बदलकर किस संगठन का उत्पादन हुआ, उदय हुआ? तो इसका सही आंसर होगा क यानी विश्व व्यापार संगठन। पहले वो गेट गेट था, गेट नाम से था, अब विश्व व्यापार संगठन हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 1948 में स्थापित गेट जी जिस देख पा रहे हैं GATT गेट का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ख जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। चलिए तो ये था। अगला सवाल देखेंगे। WTO WTO मैंने बताया WTO का अर्थ क्या होगा? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को पता होना चाहिए जेनेवा, जेनेवा में। अगला है आयात और निर्यात यानी खरीदना और बेचना के बीच मूल्यों का अंतर क्या कहलाता है? तो आयात और निर्यात में जो मूल्यों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ग व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रकार में से कौन सा है? इनमें से कौन सा व्यापार है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार है? इसका सही आंसर होगा घ क और ख दोनों यानी द्वि द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। चलिए तो ये था चैप्टर नंबर 9 का। अब हम लोग चलते हैं अंतिम चैप्टर की ओर। अंतिम चैप्टर हम लोग का है, देखिए मानव अधिवास। मानव अधिवास या इसको बोल सकते हैं मानव बस्ती, मानव अधिवास या बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट। चलिए तो यहाँ से जितने भी सवाल बनेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है?
तो बताएंगे इनमें से कौन सा बस्ती नगर नगर नदी या नहर के किनारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, रेखिए। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो बताएंगे इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया ग्रामीण की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक आर्थिक क्रिया, जिसमें खेती करना, पशुपालन करना, ये सब आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निम्नलिखित प्राचीन नगर बस्ती रही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो प्राचीन समय में नगरीय बस्ती रह चुकी है। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ख सिंधु घाटी। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलिए 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने शहर थे, कितने मिलियन शहर थे। तो बताएंगे कितने मिलियन शहर थे। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर होगा, 53 मिलियन, 53 मिलियन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, विकासशील देशों में विकासशील देशों की जनसंख्या सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो सामाजिक सामाजिक संसाधन। अगला सवाल देखेंगे, किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में होता है। किसी झील के चारों ओर जो बसा है, जो गांव है, वो किस प्रतिरूप में होता है। रेखीय, नाभिक या तारा, या फिर वृत्ताकार। तो सही आंसर होगा वृत्ताकार। चलिए निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन सा ग्रामीण अधिवास किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा प्राथमिक। अगला सवाल है, पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो पर्वत इलाके में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सीढ़ीनुमा। अगला सवाल देखेंगे, टुंड्रा क्षेत्रों में एस एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास को क्या कहते हैं। पहले आप लोग बताएंगे एक सवाल, बर्फ के घर को क्या कहते हैं। इग्लू कहते हैं। तो टुंड्रा क्षेत्रों में जो घर होते हैं वो किस प्रकार, उन लोग उसका वो क्या कहलाते हैं, इग्लू। भिलाई नगर किस वर्ग का है। भिलाई नगर क्या है, औद्योगिक है, व्यापारिक केंद्र है, परिवहन या खनन। तो भिलाई आप लोग याद रखेंगे वो औद्योगिक है। भिलाई भिलाई ये क्षेत्र है वो औद्योगिक है। अगला सवाल है, अगला सवाल देखेंगे, नदी के सहारे नदी के सहारे नदी के सहारे बसा प्रतिरूप किस प्रकार है। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ये घ रेखीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग नगरीय है, नगर उद्योग है। तो बताएंगे 12 नंबर का ऑप्शन नंबर घ जमशेदपुर, ये उद्योग नगर है झारखंड का। चलिए धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। घ मुंबई में। और इससे आगे का सवाल देखेंगे, 2 सवाल बचे हुए हैं। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ख 50 लाख से अधिक। 50 लाख से अधिक होंगे तो वो नगर क्या कहलाएंगे, मेगा नगर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे ग कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन बैंक का ये 10 चैप्टर के। इससे आगे जो हम लोग का जो चैप्टर शुरू होता है वो है चैप्टर नंबर 11, जो कि खंड ख ब में आता है, यानी ग्रुप बी में आते हैं, जिसमें लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग देखें, आज हम लोग ने देखा कि क में जितने भी आते हैं क्वेश्चन बैंक आप लोग का, क में भाग क में जितने भी चैप्टर आते हैं उन सभी का एमसीक्यू सवाल हमने देखा। तो आप लोग बताएंगे कैसा लगा वीडियो। तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे। और कमेंट करके बताएंगे कि आगे का वीडियो आप लोग को चाहिए और भी दूसरा सब्जेक्ट का, तो हम जरूर बनाएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। सभी को जोहार, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी को धन्यवाद।